नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। महासंग्राम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी के महासंग्राम 2022 में अब सियासी लड़ाई दाग पर आ चुकी है। यानी आपका दामन मेरे दामन से कितना सफेद। एसपी में जहां दागी प्रत्याशियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, वहीं बीजेपी भी उस पर लगातार हमलावर है। देखिए, दागी प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी और एसपी में वार पलटवार का यह सियासी खेल। 2022 के महासंग्राम के लिए यूपी में सियासत का पारा हाई है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ सियासी तौर पर घिरती नजर आ रही है। अब तक घोषित कई उम्मीदवारों पर कई मामले दर्ज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रामपुर सीट से आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिए जाने की खबर है। अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा से उम्मीदवार होंगे। आजम खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से कुछ में उनमें जमानत मिल चुकी है और दूसरे कई मामलों में वो सीतापुर जेल में बंद है। वहीं अब्दुल्ला आजम पर भी 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जो हाल ही में जेल से छूटे हैं। कैराना से वर्तमान एसपी विधायक नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले साल फरवरी में सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड अली पप्पू को टिकट दिए जाने की अटकलें हैं, जिसे लेकर सिख समाज में भी काफी आक्रोश है। अब चुनाव में जाएंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे आप? जैसा पार्टी का आदेश होगा। आज अखिलेश यादव जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आगे की तैयारियां हैं? देखिए, मेरा और उनका रिश्ता राजनीति से कहीं अलग भी है, तो आज की मुलाकात एक गैर राजनीतिक थी और एक परिवार के तौर पर मैं उनसे मिलने गया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पेशेवर अपराधियों को और दंगों में शामिल आरोपियों को टिकट देने से एसपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बृजलाल ने कहा है कि गुंडों दंगइयों को टिकट देकर एसपी ने गुंडाराज और दंगा राज की वापसी कराने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। इन्होंने जो टिकट दिया है, कैराना से नाहिद हसन, धौलाना से असलम चौधरी, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, मेरठ से रफीक अंसारी, लोनी से मदन भैया, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडा राज और दंगा राज की वापसी करने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा हिंसा के मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को पार्टी में शामिल करवाया है। उसे टिकट दिए जाने की भी अटकलें हैं। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि अगर मुहर्रम अली का टिकट नहीं काटा गया तो सिख समाज सड़कों पर उतरेगा। मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आपके राज में तब ये इतने बड़े दंगे हुए और आज वही काम आप कर रहे हैं जो गांधी परिवार करता आ रहा है सिखों के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को दूसरे पर आरोप लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के दामन पर कहीं ज्यादा दाग है। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो
अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। समाजवादी पार्टी टेबल के नीचे से लिस्ट नहीं जारी कर रही है और न ही अपने दाग छिपा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के अंदर दाग है ही नहीं है। दाग वो लोग छिपा रहे हैं जिन्होंने 107 प्रत्याशी की सूची जारी की, जिसमें 25 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर दागी दाग है। चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, चाहे संगीत सोम जी हो, उमेश मलिक जी हो, बाबूलाल हो, कमल दत्त शर्मा हो, सुरेश राणा हो, एक लंबी फेहरिस्त है। वो दाग छिपाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो दाग सार्वजनिक हो रहा है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। सीएम योगी ने तो एसपी में सिंबल बांटने में टेबल के नीचे खेल होने तक का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 10 मार्च को बीजेपी सरकार बनाएगी और अपराधियों को वापस बिल में भेजेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशियों को लेकर किसी भी सियासी जंग के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 2022 के महासंग्राम में नफरत की सियासत तेजी से बढ़ने लगी है। कांग्रेस में शामिल हुए तोकीर रजा के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए विवादित वीडियो पर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी यूपी में बीजेपी को हराने के लिए विवादित बयान दिया। देखिए नफरत के इन बयानों पर वार पलटवार। यूपी के 2022 के महासंग्राम में नफरत की सियासत हावी होती दिख रही है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तोकीर रजा खां कांग्रेस को सपोर्ट का ऐलान करते ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए। उनका एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के हिंदुओं को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर लगता है। अब मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीजेपी ने उनके इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि तोकीर रजा कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। यूपी के चुनावों में नफरत की सियासत हो रही है। बीजेपी के खिलाफ नफरत का जहर उगला जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बोटी बोटी इमरान मसूद चले गए तो उसकी जगह भरने के लिए, उसी का काम करने के लिए, सांप्रदायिक आग झोंकने के लिए तोकीर रजा के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलाया है हाथ। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वैसे तो कहती है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। राहुल गांधी चुनावों में हिंदू बन जाते हैं, लेप लगाकर मंदिर मंदिर चले जाते हैं, परंतु उनकी पार्टी ने जब ऐसा वैचारिक गठबंधन तोकीर रजा के साथ किया है, तब राहुल गांधी कुछ कहेंगे ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति के बारे में? वहीं जम्मू में बीजेपी पर तीखा वार करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सुप्रीमो और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी, क्योंकि बीजेपी देश को बांटना चाहती है।
अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने जहां इस बयान का कड़ा विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष शाह आलम का कहना है कि महबूबा के साथ बीजेपी सत्ता में रही है, इसीलिए वो उन्हें बेहतर जानती हैं। जो 370 की आड़ में कुछ परिवार थे कश्मीर के अंदर, जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के यहाँ गिरवी रखा हुआ था और पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे। आज जब भारत की तरक्की हो रही है, माँ भारती की जय जयकार विश्व में हो रही है, तो उन ताकतों को भारत का विश्व में बढ़ता हुआ वर्चस्व पच नहीं रहा है। और इसलिए ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो तिरंगे का विरोध करती थी, लाल चौक पर जो तिरंगा लगता है, और कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई कश्मीर में मिलेगा नहीं। आज वही कश्मीर है और वही हमारा आवाम है कश्मीर का। आज 15 अगस्त पर वहाँ 20,000 से अधिक विद्यालय में तिरंगा लहराया जाता है, जनगण मन होता है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना आज़ादी की लड़ाई जैसा संघर्ष है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर के सरकार चलाई है कश्मीर में, और जो उनके अलायंस में रहे हैं उनसे बेहतर कौन बता सकता है, कौन जान सकता है भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर को। तो महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान बहुत ही मायने रखता है और इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा, ये खुद वो कह रहे हैं जो उनके साथ 2.5 साल सरकार चला चुके हैं। यूपी में 2022 चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इसमें पश्चिमी यूपी के अधिकतर जिले शामिल हैं, जहां मुस्लिम बाहुल्य कई जिले हैं। हो सकता है कि महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर किया गया ये अटैक कुछ असर डाले। हालांकि इस बयान का करारा जवाब देने की तैयारी अब बीजेपी भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संवाद की। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए काशी क्षेत्र के हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही 8 कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। इस दौरान काशी के विकास का जहां उन्होंने फीडबैक लिया, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए काशी के हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज संबोधित किया। साथ 8 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। इस दौरान काशी के विकास का जहां उन्होंने फीडबैक लिया, वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। गरीब, वंचित और शोषितों के लिए काम करने की प्रधानमंत्री ने बात की। कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम ने कार्यकर्ताओं द्वारा बरती जा रही सतर्कता पर भी जानकारी ली। वैक्सीन से लेकर मास्क लगाने और जनसंपर्क में सतर्कता को लेकर भी कार्यकर्ताओं की सेहत को कोरोना से बचाव के लिए प्रमुखता दी। मैं मनोज कुमार पटेल, बूथ अध्यक्ष, कर्दमेश्वर मंडल, रोहनिया विधानसभा। अच्छा, कब से हैं बूथ अध्यक्ष? सर, हम तो पिछले 2017 से ही हैं। अच्छा 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 मनोज जी, इस समय तो हर जगह, हर ठिहा पे चुनाव की बात हो रही होगी। हाँ सर। इस सबके बीच हमें ये याद रखना है कि गरीब, वंचित, शोषित के लिए जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते रहे। जी सर। उम्मीद है आप लोग अपने क्षेत्र में गरीब परिवारों के सूद जरूर ले रहे होंगे। जी सर। सर, हम लोग तो अपने यहाँ गांव वगैरह में
10-15 दिन पे और हफ्तों भर में 10-15 की टोली बना के गरीब परिवारों में जाते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं, और लोग यही बताते हैं कि नहीं, हम लोग को इस कोरोना काल में जो राशन वगैरह मिल रहा है उससे हमारे और परिवार का इतना अच्छा सा चल रहा है कि जिसकी वो कल्पना आज से पहले कभी नहीं किए थे। महिलाओं की चुनावी सक्रियता के साथ ही परिवार की मुख्य धुरी होने और मालकिन की भूमिका पर भी पीएम ने प्रकाश डाला और पीएम आवास से लेकर जीवन स्तर में बदलाव को लेकर भी परिचर्चा की। सीमा जी, आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं। आपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। कार्यकर्ताओं से पीएम ने स्वास्थ्य कार्ड से लेकर ग्रामीण सड़कों तक का हाल पूछा। वहीं सीवा से लेकर बिजली तक की परिचर्चा कार्यकर्ताओं से कर शहर में विकास योजनाओं की धरातल को भी परखा। अच्छा आशुतोष जी, ये तो आप सब लोगों का स्नेह है। अच्छा ये बताइए, पहले जब भी बनारस की बात होती थी तो जाम लग जाना, ट्रैफिक की समस्या, ऐसा ही सुनते रहते थे। फिर मैं कुछ कोशिश भी कर रहा था। अब क्या स्थिति है? अब जाम की शिकायतें आती है, नहीं आती है, क्या आता है? प्रधानमंत्री जी, पहली बार काशी में इतनी अच्छी सड़कें दिखाई दे रही हैं। रिंग रोड का काम हुआ है, बहादुर वाली सड़क भी बहुत अच्छी बनी है। पहले तो काशी में जाम की वजह से हम लोग अपने घर से 1-2 घंटे पहले निकलते थे। चाय